किसी भी व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाने में अनुकूल वातावरण के साथ उसके ओजस्वी व संघर्षशील व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 8 सितंबर 1908 को पोशा में जन्मे बालक जयनारायण रॉय ने अपने बचपन से ही अपनी विविध प्रतिभाओं का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया था। पिता रामलाल सिंह शक्कर कोठी में सरदार थे, फिर भी अपने पुत्र की शिक्षा के प्रति काफी सजग थे। हिंदी के प्रति रॉय की निष्ठा छोटी आयु से ही दिखाई देने लगती है, जब वह गांव के मंदिर में सहयोग देने लगते हैं। मॉरिशस में छठी कक्षा की पढ़ाई समाप्त करने पर वे एकोल दे ला साल सरकारी पाठशाला से अपनी माध्यमिक शिक्षा संपन्न करते हैं। 16 वर्ष की उम्र में उसे लगा कि मॉरिशस में उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए कोई संभावना नहीं है। वे अपने पिता को भारत जाने के लिए मनवा लेते हैं और इस तरह से 4 दिसंबर 1925 को सीएसा जहाज के द्वारा भारत के लिए रवाना होते हैं। 4 दिसंबर 1925 अपने उज्जवल भविष्य को निर्मित करने हेतु रॉय जी इलाहाबाद की ओर प्रस्थान करते हैं। मैं केवल 15 वर्ष का था जब पहली बार मैंने पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी को पत्र लिखा। याद नहीं पड़ता कि मॉडर्न रिव्यू या इंडियन रिव्यू, किसमें मैंने सबसे पहले प्रवासी भारतीयों में उनकी रुचि से संबंध में पढ़ा था। उस समय मॉरिशस में अपनी शिक्षा से मैं संतुष्ट नहीं था और उच्च स्तर के लिए भारत जाने को बेचैन था। प्रवासी भारतीयों में रुचि का क्या अर्थ होता है, शायद इसके बारे में मेरे मन में एक अस्पष्ट सी कल्पना थी और इसी स्थिति में मैंने उन्हें यह पत्र लिखा था। भारत पहुंचते ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की गतिविधियों के साथ जुड़ने लग जाते हैं। कानपुर में लगने वाले बृहद सम्मेलन में उसकी भेंट गांधी जी से भी होती है, जिसके बारे में फरवरी 1925 में मॉरिशस मित्र समाचार पत्र के एक लेख में प्राप्त है। इलाहाबाद से ही 1935 में रॉय जी ने अपने एमए एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर भारत में जाकर जैसे पंडित विष्णुदयाल जी ने बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की, भेंट की और प्रभावित हुए थे, ये भी प्रभावित हुए थे। जयनारायण रॉय प्रभावित हुए थे। इन्होंने महात्मा गांधी, इन्होंने लाला लाजपत राय, इन्होंने पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू को सुना था और उन्हें देखा था और उनसे प्रभावित हुए थे। पंडित श्रद्धानंद जी से मिले थे और उनके भाषणों से प्रभावित हुए थे। पंडित मोहन मालवीय से तो वे हमेशा मिलते थे, उनके संपर्क, उनके सानिध्य में रहते थे। अपने विद्यार्थी काल में ही वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ जाते हैं। स्वराज भवन, जो उन दिनों आनंद भवन कहलाया जाता था, उसके निकट भी रॉय थे। समय समय पर उनका संपर्क नेहरू, गांधी जी, मालवीय, चंद्रशेखर आजाद आदि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले अनेक सैनिकों से होता है और उनसे खूब प्रभावित भी होते हैं। रॉय के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना पेश आती है। साल 1935 बिहार में एक भारी भूकंप आता है, जिसमें 30,000 से भी अधिक लोगों की जानें चली जाती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति व बापू के कदमों में भारतीय शिक्षा तथा सत्याग्रह चंपारण जैसी महत्वपूर्ण कृतियों के लेखक राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर
रॉय अपनी कुछ विदेशी साथियों के साथ ध्वस्त मीनापुर गांव को बसाने के लिए अपने 2 वर्ष इस कार्य में लगा देती है। 1936 के लेखाजिकाल में प्रकाशित लुइस लाजेस के एक लेख में रॉय जी बताते हैं कि वे मॉरिशस आने के इच्छुक नहीं हैं, मगर मॉरिशस को हर हाल में रॉय के लौटने की प्रतीक्षा थी। 15 मई 1937 सेवा के कार्यक्षेत्र में परिपूर्ण अनुभव प्राप्त किए हुए अपने कुर्ते पाजामे तथा गांधी टोपी धारण किए हुए करिम्बा जहाज से स्वदेश लौटते हैं। इंडियन कल्चरल रिव्यू में हजारी सिंह लिखते हैं, भला मीनापुर में बिताए 2 वर्षों से कैसे रॉय जी अलग हो सकते। एक पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते रॉय जी ने अपने परिवार की ओर भी उतना ही ध्यान दिया जितना कि समाज की ओर। अपनी पत्नी रोहिणी के साहचर्य प्राप्त करते हुए घर का वातावरण बहुत ही सुखद रहा। मुझे लगता है कि भारत में रहकर उन्होंने जो अच्छी आदतें सीखी उनको वे यहाँ पर हम में भी पनपते हुए देखना चाहते थे। ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में मैं आज सोचती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है, जिनको करते हुए या बच्चों से करवाते हुए मुझे आज भी उनकी याद आती है। मानिए कि कोई पुस्तक गिरती है तो उसे उठाकर माथे पे लगाकर क्षमा मांगना। इस प्रकार की कई बातें हैं हमारे जीवन में। उन्होंने जो संस्कार डाले हैं वे आज भी जीवन के हर पड़ाव पर छोटी से छोटी बातों में भी हमें मार्ग दिखाते हैं। भारत से न केवल शैक्षणिक ज्ञान पाकर बल्कि वास्तविक समाज सेवा के अनुभवों के साथ साथ रुडयार्ड किपलिंग के पायनियर व पुथन जोसेफ के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित होने वाले रॉय परतंत्र मॉरिशस को अपने जोश, सामर्थ्य व प्रतिबद्धता समर्पित करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो चुका था। उन दिनों बहुत से वार्षिक उत्सव हुआ करते थे और पिताजी को उनकी अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया जाता था। लोग उनको बहुत मानते थे। मुझे याद है कि एक उत्सव की समाप्ति पर उन्होंने अतिथियों से संस्था के लिए दान देने की अपील की और लोगों ने दिल खोलकर दान किया। लोगों को उन पर इतना विश्वास था और ऐसे में उन्होंने एक बात कही थी जो उनकी विनम्रता का प्रमाण है। उन्होंने कहा था, मैं मॉरिशस का सबसे बड़ा भिखारी हो गया हूं और यह सारा धन देश भर में गांवों में छोटी छोटी संस्थाओं के उन्नयन में काम आया, जिससे वे संस्कृति और मूल्यों के प्रचार का अपना काम बेहतर ढंग से कर पाए। जिस दृढ़ता के साथ रॉय स्वदेश न लौटने की ठान जो 1 वर्ष पूर्व ली थी, उसी निष्ठा के साथ 1938 में लेबर इंस्पेक्टर की नौकरी स्वीकार ली गई। ब्रिटिश सरकार की मांग पर अनेक स्थित संघों में सुधार लाने के लक्ष्य से रामनारायण रॉय, जगदम्बी आदि लोगों के साथ उनको काम करना पड़ता है। 1942 का साल रॉय जी पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे मजदूरों के पक्ष में हैं। 1947 में वे अपनी नौकरी से त्यागपत्र देते हैं। रॉय जी के सामाजिक कार्यों में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब वे राष्ट्रीय स्तर पर अपने खर्च पर हड़ताल का आह्वान करते हैं। 18 फैक्ट्रियां बंद होती हैं। तब मॉरिशस शुगर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ उनके द्वारा निर्मित मॉरिशस अमलगमेटेड लेबर एसोसिएशन के बीच समझौता मजदूरों के हक में होता है। प्रभावशाली भाषण की कलाओं
व सामाजिक प्रतिबद्धताओं के चलते रॉय राजनीति में भी प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें भारी सफलता भी प्राप्त होती है। 1948 में वे लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश पाते हैं। मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले रॉय जी की एक सशक्त अंग्रेजी कविता 1964 के ले मॉरिशियस में प्रकाशित होती है। मॉरिशस में हिंदी आंदोलन के आरंभ की गूंज बहुत पहले से ही सुनाई देती। हिंदुस्तानी समाचार पत्र से होते हुए यह भाषा बनी जनमानस के दुख दर्दों की अभिव्यक्ति का एक प्रबल माध्यम। इसी परंपरा में अपनी पहचान स्थापित करने वाले रॉय जी 1937 में हिंदी प्रचारणी सभा से जुड़ते हैं। इसीलिए शायद वो इलाहाबाद के हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रभावित हुए थे और मॉरिशस आने के बाद जब उनकी मुलाकात पंडित गिरजानंद जी से हुई, जो पहले से हिंदी प्रचारणी सभा के सदस्य थे, वो उनके साथ हिंदी प्रचारणी सभा आए और संयोग देखिए कि वो सभा के प्रधान बने और 25 वर्षों तक उसी पद पर मतलब आसीन रहे। हिंदी के प्रचार प्रसार में सभा के प्रधान के नाते उनका भारी योगदान है। मैं कह सकूंगा कि इलाहाबाद के हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं के आयोजन के पीछे, उसकी शुरुआत के पीछे रॉय जी का योगदान है, क्योंकि वो अपनी शिक्षा वहीं से लेकर आए हुए थे। यहाँ मॉरिशस में परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक मुख्य केंद्र था और वो था उनका मॉरिशस कॉलेज क्योपिप स्थित। वहाँ से अब तो विभिन्न केंद्र हो गए हैं मॉरिशस पर में, लेकिन प्रमुख योगदान राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा करवाने का उनका रहा है, उनके कॉलेज द्वारा। हिंदी प्रचारणी सभा की से प्रधान के नाते सेवा के अतिरिक्त रॉय जी ने हिंदी की रचनाएं भी की। सूर्य प्रसाद मंगर भगत, पंडित जगदत्त, पंडित गिरजानंद के साथ मिलकर रॉय जी इलाहाबाद से हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं का आयोजन करवाते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में भी रॉय जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जहां पर मॉरिशस में हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास नामक ग्रंथ लिखते हैं। लंदन के आर्काइव्स में प्राप्त एक दस्तावेज के अनुसार रॉय ने 1950 में कॉलोनियल सचिव से एक मोशन रखने की मांग की, जिसमें सभी स्कूलों में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की पढ़ाई विधिवत रूप से आरंभ की जाए। इस पेटिशन को ठुकराया जाता है। 2 वर्ष के बाद इन भाषाओं का प्रवेश प्राथमिक पाठशालाओं में होता है। हिंदी प्रचारणी सभा द्वारा अनेक गतिविधियों के आयोजन में रॉय जी की बहुत भारी भूमिका रही है। इसके साथ साथ वो हिंदी प्रचारणी सभा के प्रधान भी रहे, करीब करीब 1 दशक तक। और इसके बाद चाहे वो प्रधान नहीं रहे, पर हिंदी प्रचारणी सभा से उनका संबंध रहा। मुझे याद है पहली बार मॉरिशस में एक परीक्षा ली गई थी, जो परिचय से पहले, जिसको नाम दिया गया था प्रवेशिका। जब परीक्षा ले ली गई भारत मॉरिशस में, तो उन पर्चों को जांचने के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया था। उन कुछ लोगों में मैं भी एक था, क्योंकि मैं अध्यापक बन चुका था। बड़ा सुंदर एक इंट्रोडक्टरी भाषण दिया था। शहरों में हिंदी को पहुंचाने वाले रॉय जी 1965 के प्रथम हिंदी सम्मेलन में रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन आदि लेखकों को आमंत्रित करते हैं। पूरे मॉरिशस में हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले जयनारायण रॉय जी अपने घर तथा परिवार के बीच में हिंदी का वातावरण बनाए रखते थे। बहुत ही प्यार और आत्मीयता के साथ मैंने उनसे हिंदी सीखी थी।
वे केवल अन्यों को हिंदी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, बल्कि स्वयं घर पर हिंदी बोलते थे। और आज मेरे सभी बच्चे अशोक, मृणाल, शीला, वीना और राजीव हिंदी बोल लेते हैं। 1953 के चुनाव में हारने के बाद रॉय जी 1955 में मॉरिशस कॉलेज की स्थापना करते हैं। बहुत ही न्यूनतम खर्च पर गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ने का अवसर देना उनका लक्ष्य जैसे हो गया। इसके बाद लड़कियों के लिए भी पत्नी रोहिणी के साथ मिलकर अलग से कॉलेज का निर्माण किया। 1947 में जनता नामक हिंदी समाचार पत्र को प्रकाश में लाते हैं। इसका प्रथम अंक शिव मंगल सिंह सुमन, दिनकर आदि लेखकों पर आधारित था। 1979 में हिंदी प्रचार सभा से भगत, गिरजानंद और 25 वर्षों तक इस संस्था के प्रधान के पद से अवकाश प्राप्त करते हैं रॉय जी। मॉरिशस आर्य पत्रिका के संपादक पंडित आत्माराम के प्रभाव से रॉय जी अपनी लेखनी हिंदी में चलाने लगते हैं। जैसे वो मॉरिशस लौटे तो उनके 3-4 लेख जो कि है अंग्रेजी में ल्योगाची काल पत्र में छपे। पंडित आत्माराम जी उस समय मॉरिशस आर्य पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने जयनारायण रॉय जी और हिंदी इस शीर्षक से एक छोटा सा लेख लिखा कि रॉय जी अंग्रेजी के विद्वान हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों के विद्वान हैं, लेकिन जब से वो मॉरिशस आए हैं उनके केवल अंग्रेजी में लेख छप रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, मैं इनको एक विचार दूंगा कि वे अगर अपने लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो उनको हिंदी के माध्यम से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग अंग्रेजी फ्रेंच के विद्वान विदुषी नहीं। इस लेख के छपते ही 2 सप्ताह बाद जयनारायण रॉय जी का एक छोटा सा नोट छपता है और पंडित आत्माराम को वो धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि मुझे हिंदी में लिखने में कोई ऐतराज नहीं है। 1937 में ही रॉय जी की 8 कविताओं तथा 3 कहानियों का प्रकाशन हिंदी में उपलब्ध हो जाता है। साहित्य में जयनारायण रॉय मॉरिशस के हिंदी नाटक के प्रणेता हैं। स्वतंत्रता से पूर्व प्रकाशित एकमात्र नाटक का सृजन जयनारायण रॉय द्वारा ही 1941 में होता है। नाम जीवन संगिनी। जीवन संगिनी नाटक का प्रणयन करके जयनारायण रॉय ने मॉरिशस में प्रथम हिंदी नाटककार होने का गौरव प्राप्त किया, परंतु हिंदी के संरक्षक एवं सच्चे सेवक के रूप में वे सम्मान के योग्य बने और आज जयनारायण रॉय का नाम मॉरिशसीय हिंदी जगत में अमर है। प्रश्न यह उठता है कि भारत के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में LLB की शिक्षा प्राप्त एवं अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवक जयनारायण रॉय के मन में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने की भावना कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने जीवन संगिनी नाटक की रचना क्यों की। वास्तव में जयनारायण रॉय के समय में विसंस्कृतिकरण के दौर में युवा पीढ़ी संस्कृतिहीनता की बाढ़ में बह जाने की स्थिति में आ गई थी। जयनारायण रॉय के सामाजिक संघर्षों का प्रभाव अनेक साहित्यकारों पर पड़ता है। और साथ साथ मैं सुंदर बखोरी जी का नाम लेना चाहूँगा। इन दोनों ने हिंदी के लिए बहुत सारे काम इस देश में किए और चलते चलते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने पथरीला सोना नाम से 6 खंडों में उपन्यास लिखा है और एक भाग में इनका अर्थात जयनारायण रॉय जी का मैंने विशेष रूप से वर्णन किया है, इनकी चर्चा की है।
इन्होंने कहा था, बखोरी जी भी साथ थे। उन दिनों मैं बहुत छोटा था, लेकिन आप मेरा विश्वास ये करें कि मैं बहुत कम उम्र से लेखन में, हिंदी लेखन में आ गया था। तो इन्हें मैं सुनता था और जब ये लेखन की बात करते थे तो इनकी बातों को मैं आत्मसात करता था। तो मैं बखोरी जो हूँ, रॉय जी हूँ, इन्हें किसी न किसी रूप में मैं लेखन का अपना गुरु मानता हूँ, आज भी स्वीकार करता हूँ। रॉय जी की कविताओं में मॉरिशसीय तत्वों की प्राप्ति मिलती है, एक अलग तरह का मॉरिशनिज्म जिसे रॉय जी मॉरिशियन कहते हैं। तो उनकी रचनाओं की अनेक विशेषताओं के बीच एक बात जो मुझे बहुत आकर्षित करती है कि 1930-40 के वर्षों में ये एक ऐसा कवि है जो मॉरिशसीयता की बात करता है, मॉरिशनिज्म की बात करता है, जो कि काफ़ी अद्भुत बात है अपने आप में। एक कवि के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ऐसा समय जब उसका देश परतंत्र है, जब अधिकतर लोग अभी तक अपने आप को भारत के पुत्र मानते हैं, मॉरिशस के साथ उनका संबंध नहीं है, उस संबंध को वो हृदय से नहीं ग्रहण करते हैं क्योंकि वो उनका अपना देश अभी तक नहीं बना है। एक ऐसे देश में वो कवि रहता है जहाँ पर जाति जाति के बीच, अलग अलग देशों से आए हुए अलग अलग मूल के लोगों के बीच अभी तक एक सामाजिक और एक प्रेम का, भाईचारे का संभवतः ताना बाना उतना ठीक से नहीं बुना है, जहाँ पर अभी तक राजनीतिक दृष्टि से एक तरह का रंग भेद है। आपको प्रवेश है, आपका प्रवेश है विधानसभा में, आपका प्रवेश नहीं है। उस देश में यह कवि मॉरिशियन शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन जयनारायण रॉय के लिए मॉरिशस शब्द, एक तो पहले वो ये कहता है कि अपने आप को अपनी भारतीय जड़ों को पहचानो, इसमें उनको कोई समस्या नहीं। जयनारायण रॉय खुद भारत में रहकर आए और भारत के साथ बहुत ही घनिष्ठ लगाव है उनका। लेकिन जयनारायण रॉय मॉरिशस की जनता, भारतीय मूल की मॉरिशस की जनता को अपने भूगोल, अपनी ज्योग्राफी और अपने समय, स्थान और समय, टाइम एंड स्पेस के हिसाब से अपनी नई पहचान बनाने के लिए कहते हैं। जब वो कहते हैं फख्र से कहलाएंगे कुली की संतान, आखिर कुली भी तो थे इंसान। ये एक अलग सच्चाई के आधार पर अलग आइडेंटिटी, अलग पहचान का निर्माण का आह्वान करते हैं जयनारायण रॉय, जो कि उस समय बहुत कम कवि कह पाए। रॉय आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस देश में हिंदी की धमनियों में, पत्रकारिता की नींव में, मूल्यों के आवरण में, संस्कृति की पहचान में वे सदैव जीवित रहेंगे। उनकी अभिलाषा इसी रूप में चरितार्थ हो। जा रहा हूं मैं अब यहाँ, कुछ रहने के बाद, मिलेंगे फिर कभी गर हम रहे आबाद। जाग कुंभकर्ण कब तक रहेगा उन्माद, चेत घर अपना देख है तू होता बर्बाद। जा रहा हूं मैं अब यहाँ, कुछ रहने के बाद, मिलेंगे फिर कभी कर हम रहे आबाद। मिलेंगे फिर कभी कर हम रहे आबाद।